सबसे पहले सभी सीनियर्स जो मेरे यहाँ पे बैठे हैं, आई एम रियली थैंकफुल आप सभी को कि आपने आप लोगों के सामने मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट। एंड दूसरी चीज़, मैं अनुज जी का बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास, मैं सर विद योर परमिशन मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूँगा, बिकॉज़ मेरे पास उसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जस्ट कंसीडर मी कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मतलब मेरे को ये टॉपर और ये तो सब लोग यहाँ पे बिठा दिए हैं, अदरवाइज़ मैं वहीं बैठने वाला अपने आप को मानता हूँ। ठीक है, तो मेरा जस्ट जो अभिभावक हैं उनके बेटे जैसा आप मेरे को माने, और जो मेरे स्टूडेंट साथी हैं वो मेरे को अपने मेंटर जैसा या बड़े भाई जैसा माने। तो मैं उसी तरीके से बात करूँगा, क्योंकि बहुत फॉर्मल मुझे बात करना आता नहीं है, और अगर मैं फॉर्मल करूँगा तो मैं सच बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं अनुज सर जिन्होंने नेक्स्ट IAS से कोऑर्डिनेट किया था, तो इस सेशन का कंटेक्स्ट ये था कि मैं ट्रेनिंग में था एंड मैंने सोचा था कि मैं सर्विस में आने के बाद कोई सेशन नहीं करूँगा। जितने भी सेशन थे मैंने लास्ट ईयर प्रोबेशन ज्वाइन करने से पहले कर लिए थे। एक बार मैंने डिसाइड किया था कि यूनिफॉर्म पहन लूँगा, तो उसके बाद कोई सेशन अटेंड नहीं करूँगा। लेकिन जब अनुज सर ने मुझे बताया कि नांदेड़ में हो रहा है एंड सर ने थोड़ा कंटेक्स्ट दिया कि अम्बेडकरवादी मिशन का ये सेशन है, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ये सेशन करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सीनियर होता जिसने मेरे को मेरे प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में कुछ 10-12 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो अगर बता दी होती तो शायद मेरे लिए आसान हो जाता। और मुझे लगा कि यहाँ पे आके अगर वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप लोगों के लिए, जो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए शायद 2% भी मैं इस प्रिपरेशन को ईजी कर पाऊँ। सो उसी मोटिव से मैं आया हूँ। और बस जैसा कि सर ने बुक्स और स्ट्रैटेजी की बात कही, मैं उसके लिए बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी 5 टॉपर्स की वीडियो उठा लीजिए किसी भी साल की, और उनको 1.5x पे यूट्यूब पे देख लीजिए। मैं तो अपने आप को टॉपर कंसिडर करता नहीं हूँ, तो मैंने बुक लिस्ट कभी रिकमेंड करी भी नहीं है किसी को। बाकी जो रिसोर्सेज मैंने रेफ़र किए हैं वो मैं बता दूंगा, उनकी आप किसी की भी 5 वीडियोस देख लीजिए। लगभग सबका एवरेज वही, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, GC लियोंग ज्योग्राफी के लिए। तो वो जो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है वो आपका यूट्यूब भी क्लियर कर देगा। लेकिन कुछ और जो चीज़ें प्रिपरेशन में जो हार्डशिप्स आती हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, फेलियर को कैसे ओवरकम करना है, उन सारे टॉपिक्स पे मैं मेनली अपना डिस्कशन सेंटर्ड रखना चाहूँगा, क्योंकि वो कोई आपको बताता नहीं है। क्योंकि क्या है, एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको एक पेडिस्टल पे रख दिया जाता है, एक ऊंचे पेडिस्टल पे, जहाँ पे आपसे फॉर्मल और अच्छी बातें एक्सपेक्ट की जाती हैं, जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक सर्टेन लहजे में बोलेंगे। और मैं उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करता, तो मैं बहुत ही रॉ तरीके से जो मेरी जर्नी रही थी वो बताऊँगा। उससे पहले कोई भी ये जर्नी स्टार्ट करे, उससे पहले एक सवाल अपने आप से ज़रूर करना कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना क्यों है। वाई सिविल सर्विसेज विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन। बिकॉज जब आप रात को 10 बजे पढ़ रहे होते हो, जब आप सारे टेस्ट दे के थक चुके होते हो, आप मेंस के लिए एंडलेस पढ़ रहे होते हो ना, तब आपको कोई लाल बत्ती, कोई नौकर चाकर, घर वाले क्या सोचेंगे, वो सब चीज़ें मोटिवेट नहीं कर सकती। तब आपका जो मूल कारण होगा ना, जिस वजह से आप आए होगे, वही आपको मोटिवेट करेगा। तो मैं बस एक छोटी सी इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, जो कि मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था कि आपका मोटिवेशन क्या है। मेरा मोटिवेशन मेरी मदर थी, इन द सेंस कि वो 2nd ग्रेड टीचर थी सरकारी स्कूल में, 17-18 साल 2nd ग्रेड टीचर रही, फिर उसके बाद लेक्चरर बनी, फिर वाइस प्रिंसिपल बनी। तो सरकारी स्कूलों में राजस्थान में बड़ा यूनिक कल्चर हुआ करता था कि टीचर्स को पढ़ाने में इंटरेस्ट कम हुआ करता था, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी मदर जो थी, इर्रिस्पेक्टिव, वो जाती थी स्कूल, बच्चों को पढ़ाती थी। एंड मैं बचपन से उस चीज़ को देखता था कि ठीक है, पढ़ा रही हैं। उसका आउटकम मेरे को उस दिन समझ में आया जब मैं इतना बड़ा हो गया और किसी एक स्टूडेंट का उनका कॉल आया, और उनको बहुत सारे उनके पुराने पढ़ाए हुए स्टूडेंट मिलने के लिए आते थे। एंड वो अपनी मैम से मिलते थे जो मेरी मदर थी, और उनको कहते थे कि मैम
हमने आपसे पढ़ के एक बहुत छोटे गांव में रामसर, वहाँ पे मम्मी पढ़ाने जाती थी सरकारी स्कूल में, 17 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाया। वहाँ से पढ़ के मैम हम आज कोई सरकारी जॉब में लग गया, कोई प्राइवेट जॉब में कर रहा है, अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। शायद वो नहीं पढ़ते तो शायद मजदूर भी नहीं बनते, वहाँ से उठ के आज वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं। और जब वो लौट के मेरी मदर के पास आते थे और वो ग्रैटिट्यूड उनको एक्सप्रेस करते थे, वो शायद एक छोटे से फूल के रूप में हो गया या कोई मिठाई के रूप में हो गया कि मैम मेरी पहली नौकरी लगी है। और उस समय जो प्राइड मैं मेरे मदर के चेहरे पे देखता था ना, वो था मेरा मोटिवेशन। यही मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि सर सैलरी के लिए या जो पर्क सिविल सर्विसेज के साथ आते हैं या फेमस होने के लिए तो बहुत जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, जा सकते हैं, अच्छे ऑफर्स भी थे, लेकिन आप शायद ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है पब्लिक सर्विस जहाँ पे आप अपने से बड़ा कुछ क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने से लास्टिंग कुछ क्रिएट कर सकते हो। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिविल सर्विसेज आपको अथॉरिटी देती है, ये मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कुछ बड़ा क्रिएट करने की, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई और माध्यम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। तो ये जो वाई है अपना कि मैं क्यों जाना चाहता हूं, इसको पकड़ के रखना, यही वो जो कहते हैं ना, इट्स लाइक वो बोट को रो करने वाला रो है कि उसी को पकड़ोगे, वही पतवार है, वही चलाता रहेगा तुम्हें थ्रू आउट। ये बात याद रखना कि शायद ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपके किसी फाइल पे दस्तखत करने या ना करने से, आपके कोई एक्शन लेने या ना लेने से हो सकता है किसी की लाइवलीहुड, हो सकता है किसी की पेंशन, हो सकता है किसी की स्कॉलरशिप, हो सकता है किसी की डिग्निटी से। पुलिसिंग में हमें FIR करना सिखाया गया, तब समझ में आया कि FIR का महत्व क्या है, कि अगर कोई लड़की सेक्सुअल असॉल्ट फेस करके आ रही है, उसके पास ना घर वाले बचे हैं ना सोसाइटी बची है, उसके पास सिर्फ वो एक सरकारी कागज़ बचा है जिससे वो जस्टिस डिमांड कर रही है, द पीस ऑफ पेपर कॉल्ड FIR। एक आपका एक्शन या इनएक्शन किसी का लाइवलीहुड, किसी की डिग्निटी और बहुत बार किसी की लाइफ चेंज कर देता है। तो दैट वॉज माई वाई ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई प्रे टू गॉड के आखिरी दिन जब तक इस सर्विस में रहूं तब तक ये वाई मेरे को रोज़ याद आता रहे। सो ये अपना वाई क्लियर रखना। मैं मेनली दो सवालों पे आपसे डिस्कशन करूंगा कि पहला तो ये है जो बहुत लोग आप में से मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मतलब हाउ टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, क्या किताबें हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। तो उसके लिए आई वुड बी हियर, मैं अनुज सर से भी रिक्वेस्ट किया था, मैं सेशन ऑफिशियली एंड होने के बाद भी आई वुड स्टे हियर 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप लोग चाहें। आई वुड इंटरेक्ट विद यू, आपको किसी किताब में, कोई टेस्ट सीरीज़ में जो ये जो माइक्रो चीज़ें हैं इसमें आई वुड हेल्प यू। मैं अभी भी बता दूंगा, और इसमें आपको जो भी चाहिए होगा मैं उस समय भी आप लोगों की हेल्प करने की ट्राई करूंगा। बट अब चूंकि मेरे को लगभग 8 महीने प्रोबेशन में हो चुके थे ऑलरेडी पुलिस की, तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ जो शायद यहाँ पे हर किसी के काम आ जाएगा। वो ये है कि आपको अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको जिस चेयर पे आप बैठने का ड्रीम कर रहे हो उसको पाने के डिज़र्विंग बनाती हैं, उसको पाने के लायक बनाती हैं, और उसको आप अपनी प्रिपरेशन में कैसे उतारेंगे। सो जो पहला सवाल है कि इस एग्ज़ाम से कैसे निकलना है, देखो यार बड़ा ऑनेस्टली, और मैंने हर जगह कहा है कि अगर एक अपने बेसिक नोट्स बना लो, वो यदि आप कोचिंग करते हैं तो वो आपके कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, यदि आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो वो उसके नोट्स हो सकते हैं, और उसके अलावा एक अखबार, दैट इज़ ऑल यू नीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आई कैन गारंटी इट बिकॉज आई हैव फॉलोड इट माई सेल्फ। 2022 में मैं नेक्स्ट IAS में एनरोल हुआ था, 10 महीने
कोचिंग ली थी, जब तक कोचिंग ख़त्म हो गई उसके 2 महीने बाद ही प्रीलिम्स आने वाला था, तो मेरे पास कोई भी टाइम नहीं था कि मैं ये सब ताम झाम टेलीग्राम के PDF और 20 किताबें, और बहुत ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो जो लोग UPSC को जानते हैं तो स्पेक्ट्रम जो फेमस किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और लक्ष्मीकांत जो फेमस किताब है पॉलिटी के लिए, कि मैं उसको भी पढ़ पाऊँ। मेरे पास मेरे क्लास नोट्स को रिवाइज़ करने के अलावा और जो न्यूज़पेपर मैंने साल भर पढ़ा था उसके अलावा कोई नॉलेज बेस नहीं था। और अगर किसी को लग रहा हो कि मैंने IIT में तैयारी करी हो तो मैं अपनी फ़िलॉसफी बता देता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को भी बताई थी कि जब तक इस कॉलेज से नहीं निकलूँगा, IIT में जब तक मैं कॉलेज से नहीं निकलूँगा, आखिरी दिन तक पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि अटैम्प्ट मेरे को 5 देने को मिलेंगे। ये 4 साल मेरी ज़िंदगी के दोबारा नहीं आने। तो बहुत मस्ती मारी अपने दोस्तों के साथ, जितनी मस्ती हो सकती थी आखिरी दिन तक मारी, नहीं पढ़ने का मेरे दिमाग में ही नहीं था। लेकिन ये भी बोला था कि जिस दिन निकल जाऊँगा उस दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन पढ़ूंगा नहीं। ये दोनों कंडीशन मेरे लिए ट्रू थी। तो 2022 में प्रिपरेशन तैयारी शुरू करी, 10 महीने कोचिंग करी। उस समय 3 क्लासेस होती थी, एक GS की होती थी, एक ऑप्शनल की होती थी, 2 ऑप्शनल की होती थी। बाय द टाइम ख़त्म हुआ, मार्च आ गया, 2 महीने में प्रीलिम्स आना था, तो बड़ा क्लियर था कि ऑप्शन सिर्फ अपने क्लास नोट्स और न्यूज़पेपर का ही है। तो वही पढ़ा, वही पढ़ के प्रीलिम्स दिया। 2023 का प्रीलिम्स सपोजिटली सबसे टफ प्रीलिम्स था। 2025 का बड़ा एब्सर्ड था, मैं उसे टफ नहीं कहूँगा, पर 23 का जो सिलेबस में से ही आया था उसमें से आज तक का सबसे टफ प्रीलिम्स माना जाता है, क्योंकि उसकी कट ऑफ लगभग 12-13 नंबर गिर के 75 पे चली गई। उस समय 116 आ गए, वो क्वालिफाई हो गया। तब मेंस लिखना था, मेंस के लिए वापस से 3 महीने बचे थे। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया घर पे कि बाकी लोगों के पास 120 दिन थे, मेरे पास 70 दिन थे। तो वापस से मैं उसी जंक्चर पे आ गया कि भाई बेसिक नोट से रिवाइज़ करने, वही पढ़ के गया। मेंस दिया, मेंस देने के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि मेंस क्लियर हो जाएगा, तो मैंने अगले ही दिन आके नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी चालू कर दी। दिसंबर में मेंस का रिज़ल्ट आया, वो भी क्लियर हो गया। तो फिर लगा चलो कोई नहीं, एक बार इंटरव्यू के रूम में जाके देखते हैं, और कुछ नहीं तो अगले अटैम्प्ट के लिए मैं एक्चुअली तैयारी मैंने अपने दिमाग में मेंटली सोच लिया कि अगले ही अटैम्प्ट की कर रहा हूँ, अगले अटैम्प्ट में अच्छे से करूँगा, लेकिन चलो करके देखते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है। 2 महीने इंटरव्यू की अपनी डैफ की तैयारी करी, फिर वो देने चला गया। बड़े ही और मैंने उस समय तो मैं शेव वेव भी नहीं करता था, तो बड़ा मॉक इंटरव्यू वगैरह देता था। तो मेरे को अगर कोई पुराने 2023 के वीडियो देखेगा तो उस समय बिल्कुल ही अलग लुक में, बिल्कुल डिशेवल्ड लुक में उस समय फिर इंटरव्यू देने चला गया। उस आखिरी दिन शेव वेव किया, जितना तैयारी थी दे आए, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि यह एग्ज़ाम इतनी आसानी से तो निकल सकता होगा। फिर जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन मैं सो रहा था, क्योंकि बड़े टेलीग्राम पे बड़ी चर्चाएं चलती हैं कि अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा। मैं तो वो फॉलो ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा होने वाला है। मेरे कॉलेज का दोस्त मेरे को फ़ोन करके कहता है कि तेरा रोल नंबर 71024441 है। मैंने कहा हाँ। बोले तेरी रैंक 192 आ गई है। तो मैंने कहा अच्छा, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, और मैंने फ़ोन काट के सोने चला गया। आई वॉज बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा था। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो परफेक्ट तैयारी होती है, जिसमें 18 घंटे पढ़ना होता है और 10 किताबें हर सब्जेक्ट की पढ़नी होती हैं और एक नोट्स बनाने होते हैं और उनके रिवीजन नोट्स बनाने होते हैं और उस पर 4 हाईलाइटर चलाने होते हैं, वो सब मैंने नहीं किया था ना। वो तो अगले अटैम्प्ट के लिए छोड़ के रखा था, तो सोने चला गया। फिर दूसरी बार जब 2-3 कॉल आ गए तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो तो गया ही है, रैंक आ गई है, आप IPS बन गए हैं, और बिना लगभग जितनी बेसिक तैयारी हो सकती थी उतनी बेसिक तैयारी के बन गए। तो उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि UPSC कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि सबसे कम रिसोर्सेज पढ़ के भी अगर मैं 192 ला सकता हूँ, तब तो ये एग्ज़ाम कैसे ही डिफ़िकल्ट हो गया। IPS बन गया तब तो ये एग्ज़ाम कैसे ही डिफ़िकल्ट हो गया। तब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरी प्रिपरेशन में मुझे आखिर हेल्प किसने करी। 10-12 किताबों और बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे टीचर्स, इन सब ने तो शायद नहीं कि मैं बहुत सारे टीचर्स के पीछे भाग रहा हूँ, बहुत सारे YouTube रिसोर्सेज के पीछे। मेरे पास तो वही नेक्स्ट IAS के टीचर्स थे, 7-8 टीचर्स जो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, वही बेसिक से नोट्स थे और रोज़ का अखबार का पढ़ना था। तब मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया कि काम क्या किया, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो मेरे लिए काम करी है ना, मैंने किसी टॉपर की सुनी ही नहीं थी, क्योंकि मैं उनको देखता था और मैं सोचता था कि यार इतना मेरे से नहीं होगा, 18 घंटे पढ़ाई मेरे से नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। 16 घंटे नहीं होगी, 4 किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी, जितनी होगी उतनी करता हूँ। और जब मैं खुद उस ब्रैकेट में आ गया कि मैं किसी को एडवाइस कर पाऊँ,
तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मंच पे खड़े होकर तो कोई सच ही नहीं बोल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेंस के टाइम पे 4 किताबें पढ़ के आंसर लिखना चला जाए? पॉसिबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उतना। पता है यूपीएससी में काम क्या करता है? मतलब अपने बहुत दिल से शेयर कर रहा हूँ, तीनों अटेम्प्ट की एक सार बहुत दिल से शेयर कर रहा हूँ, मैंने बहुत जगह शेयर किया है। यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, कितना आप कंसेप्ट को समझते हैं। ये नहीं डिमांड करता कि आपके पास उससे रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन है। एक बड़ा ही मिसलीडिंग स्टेटमेंट लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टॉपर हु मेड दिस स्टेटमेंट, के एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन कैन कम इन यूपीएससी एंड यू हैव टू study 18 hours or 20 hours to get there. I don't believe in this. 98% यूपीएससी तो कंसेप्ट ही है, 2% एंशिएंट और मिडीवल है, उसका मैं अभी कुछ नहीं कर पाया, वो तुम्हारे हिस्से है, उसको रटना पड़ता है। एंशिएंट मिडीवल में कोई कंसेप्ट नहीं है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें रटने की कुछ भी ज़रूरत है। मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, अगर आपने समझ लिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हमारी प्लेट्स हैं क्रस्ट के नीचे, वो कैसे मूव करती हैं, जिस दिन आपको ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आ गई कि या तो ऊपर जा सकती हैं, नीचे जा सकती हैं, रब हो सकती हैं, जिस दिन ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आपको पता है क्या क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय कैसे बने, आपको सारी माउंटेन रेंजेस समझ में आ जाएंगी, आपको वॉल्केनो समझ में आ जाएगा, आपको ओशेनोग्राफी पूरा समझ में आ जाएगा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के 80% पोर्शन समझ में आएगा जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग वन कंसेप्ट। एक और एग्जाम्पल, जिस दिन आपने समझ लिया कि महंगाई कैसे बढ़ती है, मनी की वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट होती है, ये कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट, एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट जिसको विजुअलाइज किया जा सकता है कि किस तरीके से मनी प्रिंट होने से, किस तरीके से एक्स्ट्रा लोन लेने से, आपने देख लिया ना कि मनी की वैल्यू कम कैसे होती है और उसका क्या इफेक्ट आपने अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लिया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इकोनॉमी 90% यूपीएससी की हो गई जिस दिन आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी समझ लिया, विजुअलाइज कर लिया। कोई ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस का नहीं है उस 90% ऑफ द इकोनॉमी में से जो आप आंसर नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया ना, तब मेरे को समझ में आया यूपीएससी इज जस्ट 1200 कंसेप्ट्स। हर सब्जेक्ट में आप 200 कंसेप्ट हैं, उनको विजुअलाइज कर लीजिए, उनको समझ लीजिए, बाकी कुछ तो फिर रटने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट 1200 कंसेप्ट्स विल ओनली टेक 12 मंथ्स और 10 मंथ्स ऑफ योर टाइम। 10 महीने में वो 1200 कंसेप्ट्स अगर आपने समझ लिए, सो देन रैंक 1 लाना यूपीएससी में या आपकी जो भी सर्विस आपको चाहिए, इट्स नॉट वेरी हार्ड। उसके लिए नहीं पढ़ना यार। और जो दूसरा सवाल होता है ना, जैसे मेरे को तो बड़ा अटपटा सवाल लगता है कि पहली चीज़ मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बताई, दूसरा बड़ा अटपटा सवाल मेरे को ये लगता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। क्या समस्या है? मतलब कोई घड़ी है जो दौड़ रही है कि 14 के ऊपर घंटे अगर पढ़ लिए तो टॉपर बन जाएंगे और 6 के नीचे पढ़े तो कुछ नहीं होगा। आप पढ़ क्यों रहे हो? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं क्यों पढ़ रहा था? हमारा और क्या काम है? अगर मैं नहीं करूँगा अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरे दोस्त जो हैं वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो सरकारी सेटअप में लग चुके हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो खुद का स्टार्टअप बना रहे हैं, उनका वो काम है। मेरी जॉब क्या है? मेरी जॉब तो पढ़ना है ना, तो मैं और क्या करूँगा? जिस दिन आपने इस तरीके से सोचने लग गया ना, रादर देन इन टर्म्स ऑफ घंटे, आपके लिए पढ़ाई बड़ी सरल हो जाएगी। पढ़ाई आपकी जॉब हो जाएगी। आपके दोस्त जो होंगे वो जॉब 10 घंटे की कर रहे होंगे, आप 10 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। हाँ, लेकिन पढ़ना तभी तक ना जब तक मज़ा आए। इस चीज़ पे भी मैं डिस्कशन करूँगा या कर ही लेता हूँ इन सब चीज़ों के बीच में। जैसे मैं बताता हूँ मेरे को यूपीएससी की पढ़ाई इतनी पसंद क्यों आई। 2022 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था ना इंजीनियरिंग कॉलेज से,
तो आप हमारे एजुकेशन सिस्टम का बाय प्रोडक्ट मुझे कह लीजिए या नैरो माइंडेडनेस कह लीजिए, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं पता थे। भारत का नागरिक होने के नाते हमारा संविधान हमें क्या मौलिक अधिकार देता है, इस देश के 22 साल के युवा को नहीं पता। और मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस रूम में 80% लोगों को नहीं पता हूँ, और मैं ये भी चैलेंज कर सकता हूँ कि इंडिया में हमारी एज ब्रैकेट में 90% यूथ को नहीं पता। हम में से 95% को जो मार्च में बजट आता है वो समझना नहीं आता। वो टैक्स हम ही पे करते हैं, हमारे पेरेंट्स पे करते हैं, हमारे दोस्त पे करते हैं, लेकिन सरकार बजट में क्या नीति बना रही है ये एक IIT ग्रेजुएट लड़के को नहीं पता। एंड दैट वॉज माई मोटिवेशन टू स्टडी कि यार पढ़ना है ना, घंटों के टर्म्स में नहीं पढ़ना। घंटों के टर्म्स में पढ़ा तो क्या खाक पड़े यार, पढ़ना है ना समझने के लिए पढ़ना है। अभी तक तो एक खींची हुई लकीर पे चल रहे थे ना कि इंजीनियरिंग करनी है, उससे पहले साइंस लेनी है, उससे पहले 10th 12th तो पास करना ही होता है। 2 साल खुद को देता हूँ जिसमें समझूंगा पहली बार, और समझा मैंने ना बहुत इन्जॉय किया। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा था मेरा प्रीलिम्स हो रहा है मेरा मेंस हो रहा है नहीं। हर स्टेज पे, हर क्लास में जब मैं बैठा हुआ था, हर टेस्ट जो मैंने लिखा मैंने समझा। मैंने भारत के इतिहास को समझा, पॉलिटी को समझा, इकोनॉमी को समझा, और जितना समझता गया ना उतना ही मज़ा आता गया, और जितना मज़ा आया ना उतना पढ़ा। तो दैट इज़ द थिंग ना, जब तक मज़ा आए पढ़ने में तब तक पढ़ो, और मज़ा बहुत आएगा। ये जो प्रिपरेशन है ना, ये जो UPSC की प्रिपरेशन है, ये आपको इतनी नॉलेज देगी ना, जो प्यास होती है, थर्स्ट होती है ना नॉलेज की, ये जगाएगी भी और ये उसको बुझाएगी भी। तो जब तक मन करे तब तक पढ़ो, तब तक जानो इस देश को, तब तक जानो कि अंतर्राष्ट्रीय स्केल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, भारत की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। दैट इज़ द क्वेश्चन यू कीप एवरी टाइम यू सिट टू स्टडी। और मेरी गारंटी है उसके बाद कि आप थक जाओ, और जब थक जाओ तब सो जाना यार, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा तो पढ़ने में कोई सेंस नहीं है। उसके अलावा ये चीज़ मैं कह भी चुका हूँ कि अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन पे और फैक्ट्स पे सेंटर्ड मत रखना, अंडरस्टैंडिंग पे सेंटर्ड रखना। और मैं बताता हूँ कि UPSC इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे रिवॉर्ड करता है। आपने मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लो कि आपने फ्लडिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसको आप मल्टी डायमेंशनल सोचना शुरू करो। फ्लड, बाढ़, सबसे पहले आप क्या सोच सकते हो कि बाढ़ क्यों आती है, GS1 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दूसरी चीज़, बाढ़ के लिए क्या लॉज, क्या प्रोटेक्शंस, क्या गवर्नेंस की स्कीम चल रही हैं, GS2 का क्वेश्चन है। फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहाँ कहाँ बाढ़ आती है, कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, और क्या क्या इंटरनेशनल मेजर्स हैं या कोलैबोरेशंस हैं जो लिए जा रहे हैं, ये भी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है। बाढ़ का क्या फ़र्क फार्मर पे पड़ता है और हमारी इकॉनमी पे पड़ता है, ये GS3 का क्वेश्चन है। उसके अलावा बाढ़ से निपटने के लिए, फ्लड से निपटने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या गाइडलाइंस हैं, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। बाढ़ का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, क्रॉप्स पे इम्पैक्ट क्या होता है, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। और बाढ़ के टाइम पे एज अ DM आप अपनी टीम को प्रायोरिटाइज करोगे, आप विक्टिम वल्नरेबल ग्रुप को प्रायोरिटाइज करोगे, आप अपनी पोस्ट को प्रायोरिटाइज करोगे, आप क्या एथिकल डिसीजन लोगे, ये GS4 की केस स्टडी है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ो तो इन्फॉर्मेशन पे मत फोकस करो, इन्फॉर्मेशन तो याद हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल याद हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग पे, मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग पे, और इसका इम्पैक्ट यू विल नॉट सी इन 1 month और 2 months। जब आप 6-7 महीने इस प्रिपरेशन में बिता लोगे, जब आप सफिशिएंटली इस प्रिपरेशन को समझ लोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो मेरी मल्टी डायमेंशनल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ये मुझे कितने तरीके से रिवॉर्ड कर सकती है।
और एग्ज़ाम में जो रिवॉर्ड करेगी और जो आपकी बेहतरीन डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट और ऑल इंडिया सर्विस रैंक्स आएंगी, वो तो बहुत छोटा रिवॉर्ड होगा। जो नॉलेज होगा ना, जो आप इसको कैरी करोगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पुलिस ऑफिसर, दैट विल बी द बिगर रिवॉर्ड। सो स्टडी फॉर द यूपीएससी फॉर द सेक ऑफ इट। उसको एक माध्यम मत समझो रैंक लाने का, उसको अपने आप में एक एंड समझना है। अगर वो समझ के पढ़ोगे, लिटरली जितने भी लोग बैठे हो, अरे मैं बहुत मक्कार हूँ यार पढ़ने के मामले में, जब मुझे मज़ा आ सकता है ना, इस रूम में बैठे हर इंसान को आ सकता है। जिसने 4 साल इंजीनियरिंग की किताब में मज़े नहीं लिया, उसने 2 साल यूपीएससी की किताबों में ले लिया। और इंजीनियरिंग की 4 थी, यूपीएससी की तो 16-17 होती हैं। तो जस्ट पढ़ना है जब तक मज़े आ रहे हैं, मज़े आएंगे समझने में। और समझना इतना अच्छा है कि एग्जामिनर एक डायमेंशन से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको 5 लिख के आओगे, क्योंकि आपने 5 समझी हैं। अगर 5 रट के जाओगे ना, तो 2 भी याद नहीं आएंगी एग्जाम हॉल। सो फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत बेसिक गाइडलाइंस जो मैं फॉलो करता था वॉज टू शो अप डेली। क्लास है, जाना है, टेस्ट है, लिखना है, पढ़ाई है, करनी है, उसके बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। लेकिन कोई टेस्ट स्किप नहीं करना, कोई क्लास स्किप नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझको ट्रस्ट करके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर, वो मेरी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने यूथ के ईयर्स किसी प्रिपरेशन को दे रहा हूँ। तो शोइंग अप डेली वॉज माई ओनली ऑब्जेक्टिव। कभी क्लास में शो अप करता था, धीरे धीरे वो मेंस की एग्ज़ाम हॉल में शो अप करने से ट्रांसलेट हुआ, एंड इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इनटू अपीयरिंग इन इंटरव्यू, एंड देन इवेंचुअली इट्स ट्रांसलेटिंग इन शोइंग अप फॉर यू गाइस। बिलीव मी, इट्स एज सिंपल एज दैट। जस्ट शो अप डेली। एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर मेरी तरफ से फॉलो कर सकते हो तो वो ये करना कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी की प्रिपरेशन हो गई या यूपीएससी की हो गई या कोई प्राइवेट जॉब हो गई, सोने जाने से पहले ना 5 मिनट अपने आप को देना और बस एक ऑनेस्ट सवाल करना कि, और मैं ये रोज़ फॉलो करता हूँ, ऑनेस्ट सवाल ये करना कि आज के जो 24 घंटे थे वो मैंने इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करे या नहीं करे। दैट शुड बी द क्वेश्चन। ठीक है? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल लोगे, आप अपने टीचर से झूठ बोल लोगे, यू विल नेवर लाई टू योर सेल्फ। यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ। एवरीवन इन हियर नोज दिस फैक्ट। और एक दिन आपने पॉजिटिव निकाल लिया ना अपनी एनर्जी में, जिसमें आपने 24 घंटे प्रोडक्टिव निकाल ली, वो इतनी वर्चुअस साइकिल बन जाती है ना। अगली सुबह उठते हो फ्रेश, अगली सुबह उठते हो मोटिवेटेड, करता है यार, आज फाइट मारते हैं, आज और पढ़ते हैं, आज एक टेस्ट लगा के तो देखते हैं, कल 10 क्वेश्चन लिखे थे मेंस के, आज 20 लिख के तो देखते हैं क्या ही हो जाएगा। वो जब उस पॉजिटिव साइकिल में चले जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, कब ऑफिसर बन जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा, लिटरली नहीं पता चलेगा। जस्ट शो अप डेली। सो दिस अब इसके बाद जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो आई विल एड्रेस। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने बताया कि आई विल रिमेन, बट जस्ट मैं सर 3-4 और आइडियाज़ आई विल शेयर, एंड विच आई रियली वांट टू शेयर बिकॉज यू गाइज आर ऑफ माई एज एंड आई रियली वांट टू टॉक माई हार्ट आउट विद यू गाइज। स्टडी not just to become an administrator. I want every one of you to like, हर कोई जो तैयारी करे ना यूपीएससी की, try to believe in the idea of India. I'm telling you, it's a beautiful country. It's a beautiful country in terms of its history, geography, the political setup that we have, the democracy that we are. It's a country worth dying for. It's a country worth working for. एंड हमारी जनरेशन, जो मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, सैडली ये भूलती जा रही है, और वो मेरे को पेन करता है कि हम आइडिया ऑफ इंडिया में भूलते जा रहे हैं। 75 साल इस देश को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे सीनियर्स के बहुत मजबूत कंधे लगे हैं, बहुत सेक्रीफाइस लगे हैं। और जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित होगा, तो उस विकसित राष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर आप और मैं हैं। और मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे वो इग्नोरेंट यूथ
खुद होना एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसे अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता, जिसे अपने देश की आर्थिक नीति नहीं पता, जिसे अपने देश की विदेशी नीति क्या है ये नहीं पता, जिसे अपने देश का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या है ये नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि असम राइफल्स और इंडियन आर्मी में अंतर क्या है। मुझे ऐसा इग्नोरेंट यूथ इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होना स्वीकार्य नहीं है। तो बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, एंड जो अपना 99% आपका मोटिवेशन होगा ना, उसमें 1% ना, बस 1% इस देश के लिए पढ़ना, क्योंकि ये देश हम जैसे बेहतरीन माइंड्स को डिजर्व करता है कि 75 साल की जर्नी को 2047 में जहां हमें कल्मिनेट करना है ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी और आपको और मुझे ही करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिलीव करें इस इंडिया के आइडिया में, और 99% मेहनत अपने लिए करो, 1% देश के लिए करना। 1%, जस्ट कीप दैट 1% अलाइव नाउ, एंड आई एम रियली श्योर दैट वी can take this country to places, and this country deserves it, not because we are brilliant. Start questioning everything critically. Don't take it at the face value. कोई आपको, मैं आपको एक बहुत साधारण एक एग्जांपल देता हूँ। कल परसों ही मेरा एक डिस्कशन हो रहा था कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट में, एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट में और एक खराब यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या अंतर होता है। एंड अगर आप में से किसी के पॉलिटिकल बिलीव्स को मैं हर्ट करूं तो मैं उसके लिए पहले ही आप लोगों से अपॉलॉजीज चाहता हूं। एक बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा, जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस यूपीएससी के नाम पे धांधलेबाजी अपने पेरेंट्स के साथ और खुद के साथ करता जा रहा है ना, वो ऐसे स्टेटमेंट पास करेगा कि जंतर मंतर पे जो पुलिस का एक्शन था वो बड़ा अनजस्ट था और मैं उसका भरसक विरोध करता हूँ। बढ़िया बात है, शानदार बात है। क्यों? आपसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे क्यों हुआ, कौन सी पावर्स थी जब हुआ। हर चीज़ की परत पूछी जाएगी आपसे। आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस, आपके रिलीजियस बिलीफ्स नहीं पूछे जाएंगे। आप कुछ बिलीव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्यों? आपको क्यों लगता है कि वो पुलिस एक्शन लॉफुल था या अनलॉफुल था? अपना ओपिनियन इस एग्जाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बनाओ, चाहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, किसी से भी रिलेटेड से बनाओ ना, तो कीप दिस वाई, क्यों, कीप योर फैक्ट्स रेडी। मेरे बैचमेट ने एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखा था। एक वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट पता है क्या आर्ग्यू करेगा कि सर अगर मेरे से इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा जाता तो मैं उससे उसके एक दो आइडियाज़ और मेरे एक दो आइडियाज़ कंबाइन करके मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि सर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना हमारे आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रोटेक्टेड है, 19(1)(b) के तहत प्रोटेक्टेड है, लेकिन उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19 क्लॉज 3 लगाता है, जिसमें से एक रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर है। और जब तक पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा था तब तक हमारा जवान, दिल्ली पुलिस, आरएएफ वहां खड़ी थी, 72 घंटे से ज्यादा वहां खड़ी थी और उन्होंने एक लाठी नहीं चलाई। लेकिन जब क्राउड का मूवमेंट सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स की तरफ बढ़ने लगा, दैट्स व्हाट अ यूपीएससी वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट, इंटरव्यू अपीयरिंग कैंडिडेट और अ गुड मेंस आंसर राइटिंग कैंडिडेट वुड आर्ग्यू कि जब वो सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स की तरफ बढ़ने लगा तब पब्लिक ऑर्डर जो है वो एक वैलिड क्लॉज बन जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का। और उसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के लिए प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज किया गया। जब तक असेंबली कंटेंट थी सर वो लॉफुल थी, जब वो असेंबली मॉब में टर्न हो गई तब वो अनलॉफुल हो गई। और यही क्लासिफिकेशन, और किसी भी अनलॉफुल असेंबली पे फोर्स यूज करने का, ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स, इसको यूज करने की पावर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज ही देते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप मेंस में लिखेंगे, एग्जाम्पल री रामलीला मैदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक असेंबली पीसफुल है आप उनके ऊपर फोर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जिस मोमेंट पे वो असेंबली अनलॉफुल हो गई आप ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स कर सकते हो। और सर इसीलिए वहां पे पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर पैलेट गन का प्रयोग हुआ। अब इस पे जिसे पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने हैं वो बनाए, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने फैक्ट्स के साथ बताया कि सर वो एक्शन लॉफुल या अनलॉफुल मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्यों है।
ऐसे ही हर कंसेप्ट को क्रिटिकली क्वेश्चन करना सीखना है इस प्रिपरेशन में, कि भारत में आज भी अगर पितृसत्तात्मक समाज है या जातिवाद है तो वो होना या ना होना, मुझे वो अच्छा लगता है या नहीं, वो तो चाय पे बैठे हुए, चाय की रेडी पे बैठा हुआ कोई नॉर्मल आदमी भी कमेंट कर सकता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट ये पूछेगा कि इसका ओरिजिन क्या था, इसका मैनिफेस्टेशन क्या है, इसके रिलेटेड डेटा क्या है, क्या मेरे पास कोई फैक्ट है जिससे मैं प्रूव कर पाऊँ कि पेट्रियार्की या पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं पे आज भी दुष्प्रभाव डालता है। क्या मैं क्रिटिकली आर्ग्यू कर सकता हूँ? आपको पसंद आना या ना आना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में। क्या आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उस चीज़ को आर्ग्यू कर सकते हो? क्योंकि कल आप जब डीएम के पोस्ट पे बैठे होगे और सेशंस कोर्ट से समन आएगा कि साहब आपने पैलेट गन फायर करने का या हवाई फायर करने का ऑर्डर क्यों दिया, तो कोई आपका पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं पूछेगा, वो यही सारी रीजनिंग आपसे पूछेंगे। तो स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली, हैव अ बायस फॉर एक्शन बट ऑलवेज वेट फॉर रिफ्लेक्शन, ऑलवेज हैव दैट थिंकिंग के रिफ्लेक्ट करो, क्रिटिकली पूछो हर कंसेप्ट को, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड कंसेप्ट हो, चाहे वो आप इथेनॉल पॉलिसी पढ़ते हो एंड यू मस्ट हैव सीन द क्रिटिसिज्म ऑफ इथेनॉल पॉलिसी, बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टैंड अप एंड टेल मी what is the need of ethanol mixing, what is the percentage of ethanol mixing, what is the calorific value of ethanol? We don't care about these things. Even a good UPS, even those who are studying in ORN ना, जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो लड़के और अपने आप को कहते हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, उनको ये बेसिक फैक्ट्स नहीं पता होते हैं एंड फिर वो हम चाहते हैं कि हमारा फला फला रैंक आ जाए और मेरे पास ये गाड़ी आ जाए और ये बंगला आ जाए और नौकर चाकर आ जाए। आप पढ़ने को तो तैयार हो, आप क्रिटिकली क्वेश्चन करने को तो तैयार हो। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आपको पसंद आती है, नहीं पसंद आती, दैट्स अ डिफरेंट टेक, पर उस पॉलिसी को आप जानते हो क्या? फालतू की बातें करना छोड़ देना इस प्रिपरेशन में। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, फॉर्म योर ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड दोज फैक्ट्स। हैव अ बायस, के अपना बायस होना चाहिए लेकिन बायस के साथ रिफ्लेक्शन जरूर रखना। एंड आई ऑल्सो फेल्ड दिस एग्जाम, यू नो, मतलब 2024 का मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। 2023 में मैं आईपीएस बन गया था, 192 रैंक, और 2024 का मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला और 2025 में मेरी 58 रैंक है, जिसको भी मैं कोई बहुत खास कंसिडर नहीं करता हूँ। 1 आ जाती, 2 आ जाती तो भी नहीं करता, बिकॉज मेरा वो मोटिव नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को इस प्रिपरेशन में हेल्प किया और जो सोसाइटी की नज़रों में फेल हो गए सिंपली बिकॉज वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। वहाँ से पता है क्या होता है, वहाँ से ना डर लगना शुरू होता है। अगर आपका एंड गोल लाल बत्ती, पावरफुल कलम, 4 नौकर चाकर और खाकी या एम्बेसडर कार, जो भी आप समझते हैं, अगर वही है ना, तो आपको डर लगना शुरू होगा कि यार मैं ऑल इंडिया टॉप 10 में आया नहीं तो क्या होगा, मेरा फला रैंक आई नहीं तो क्या होगा, मेरा ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपने नॉलेज के लिए पढ़ा होगा ना, तो कभी आप अपने आप को इस एग्ज़ाम में फेल कंसिडर नहीं करेंगे। जिस दिन मैंने 2023 का जब प्रीलिम्स निकाला ना, उस दिन भी मैं अपने फादर से वही कहा, हाँ पापा पेपर ठीक गया, नॉलेज काम आ गई। 2024 के प्रीलिम्स को देके जब मैं निकला तब मेरे को पता था कि मैंने बहुत सारे 50-50 ना गलत मार्क कर दिए हैं, और शायद उस समय एक कॉन्फिडेंस आ गया था ना, उस कॉन्फिडेंस को किल करना ज़रूरी था कि अब 192 आ गई है तो अब यहाँ से तो टॉप 10 में ही प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। लेकिन उस दिन भी मैंने अपने आप को फेलियर तो नहीं बोला। और आप में से कोई भी इस प्रिपरेशन को ऑनेस्टली करे ना, बाय चांस, बाय दैट 1% चांस, इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, डोंट कंसिडर योरसेल्फ अ फेलियर। यार नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे ना, इस इंडिया के डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए पढ़ रहे थे, तो इज सिविल सर्विसेज द ओनली वे टू कंट्रीब्यूट टू दिस नेशन? आई डोंट थिंक सो। A nationally aware engineer, a patriotic finance advisor, a patriotic banker, a person who understands his fundamental duties and is serving in private sector, building nuclear reactors, doing great things in aviation industry, thousands of fields, doing a great startup, doing a social startup.
Don't you think the knowledge that you will carry is the symbol that you can never fail in this exam? This exam can only give you, either you will get a rank, you will become an officer, or you will become an architect of India. यार नहीं बने ऑफिसर, नहीं बने। और उस ट्रैप में मत पड़ना, वो 5 वर्षीय योजना 6 वर्षीय योजना के ट्रैप में मत पड़ना। मैं थक गया हूँ दिल्ली में वो देख देख के ना। 2 अटेम्प्ट देने हैं इस एग्ज़ाम के, मैंने अपने सामने भी वही कंडीशन रखी थी और आपके सामने भी रख रहा हूँ। तीसरा अटेम्प्ट तभी देना है जब पहली 2 में रैंक आई हो। अगर 3 साल में नहीं हो, छोड़ देना, कोई बात नहीं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के इंडिया में, और जो नॉलेज आप लेके जाओगे ना, यू कैन बिकम अरविंद सुब्रमण्यन सर। ही वॉज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नेवर क्लियर्ड यूपीएससी, सर्व्ड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Legends like Kapil Sibal sir, the finest advocate this country has seen, he was offered IAS, refused to join it. Subhash Chandra Bose, Ramnath Kovind, हमारे honorable ex-president. Hundreds and hundreds of example who prepared, maybe cleared, maybe didn't cleared, but went on to become the great architects of India. So that's why I say na, study for the knowledge of it, study for the fun of it, and become something because this country deserves. Not because you deserve, not because our parents deserve, because this country deserves. तो जब लगे, जैसे बहुत पर्सनल चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, आई हैव शेयर्ड दिस, इसके अलावा, इस सेटअप के अलावा ना, मतलब क्या चीज़ थोड़ा सा होता है ना कि कुछ तो कल्चरल चीज़ भी चाहिए होती है। तो बस मैं एक ब्लाइंड स्कूल में गया था, मेरे घर के जस्ट पीछे ही है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ शेयर करी थी ना। तो मैंने 6-7 लाइन जो शिवमंगल सिंह सुमन की थी, जब आपको लगे कि एक टेस्ट अच्छा नहीं गया, जब आपको लगे कि यार इस बार का प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्या मैं फेलियर तो नहीं हूँ, क्या मेरे से हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने ना वो अपने लगा के रखी थी अपने बोर्ड पे, जो सामने था टेबल के, दीवार ही थी, बोर्ड तो क्या ही था। तो उस पर जो 6 लाइन मैंने लिखी थी, मैंने उन लोगों के साथ शेयर की थी, और मैं दूसरी बार आपके साथ शेयर करूँगा, और शायद इसके बाद और किसी मंच पर नहीं शेयर करूँगा। वो शिवमंगल सिंह सुमन बहुत, क्योंकि मैं साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, तो बड़ी उनकी अच्छी लाइन्स हैं कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत पे, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। और चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, लूँगा तो मेहनत से लूँगा। आई विल नॉट से सॉरी टू माई फादर बिकॉज आई failed 2024 prelims. I will not say sorry to myself, or I will not say sorry to my teachers. I gained. उस साल भी पढ़ा ना, उस साल भी गेन किया, इस साल भी पढ़ा, इस साल भी गेन किया, और इस रैंक के लिए नहीं गेन कर रहा था, सर्विस के लिए गेन कर रहा था। और जस्ट लास्ट 2 minutes ऑफ योर टाइम, एंड आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने बोल दी हैं, पता नहीं कितनी समझ में आएंगी नहीं आएंगी। कोई और कुछ समझ में ना आए ना, तो अब ये यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, ये आप सबके लिए जेनरिक है। और ये मैं हर जगह कहता हूँ, चाहे मेरे सीनियर हो, चाहे मेरे सीनियर्स तो नहीं, सॉरी, बट मेरे जूनियर्स हो, चाहे मेरे कलीग्स हो, मैं उन सबको और कुछ टेक अवे लेके जाऊँ ना, इस चीज़ को लेके चले जाना, इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। एंड आई एम सॉरी टू एवरीवन दैट आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू से दिस। हम ना एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कुछ डिमांड करते हैं, हम सरकार से बहुत कुछ डिमांड करते हैं, हम पुलिस से बहुत कुछ डिमांड करते हैं, हम हमारे राइट्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जो कि सही बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आर्टिकल 14 से 32 के बीच का खेल है ना, जो हमारे राइट्स के बीच का खेल है, और जो इसके बीच की डिबेट है, जिसके बल पे हम लिबरलिज़म और फला रिलैक्सेशन और फला सब्सिडी और फला इंसेंटिव्स और ये सब मांगते रहते हैं, शायद इस 14 से 32 के खेल के बीच में ना हम 51A भूल गए, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही भूल गए। तो ना मेरी आप सब से, अगर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ तो आप उसको एक गाइडेंस मान लीजिए, और अगर आपसे छोटा हूँ तो एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि जब भी आप प्रशासन से और पुलिस से या किसी भी सर्विस से या सरकार से कुछ भी डिमांड करते हैं, और जो आपकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है, सरकार बनती ही देश को सर्व करने के लिए, तो एक सवाल अपने आप से करिएगा कि मैं इस देश के लिए क्या कर रहा हूँ।
और आप ना यूपीएससी ने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा था 2022 के प्रीलिम्स मेंस में एथिक्स के में, व्हाट इज़ सिविक पेट्रियोटिज्म। और मैं उस सवाल पे बहुत सोचा, मैं अभी भी सोचता हूँ, और मेरे को एक ही आंसर आता है, मे बी सिविक सेंस, बेसिक सिविक सेंस इज सिविक पेट्रियोटिज्म। कोई भी सोसाइटी उसके गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से महान नहीं बन सकती है। ना जर्मनी महान बन सकी, ना जापान महान बन सका, वो उसके सिटीजन से बनती है ना। तो जो सिटीज़न क्या कर सकते हैं, सिटीज़न कोई AK-47 तान के जा तो नहीं सकता बॉर्डर पे दाएं दाएं गोली, हर कोई हीरो नहीं बन सकता। आप कैसे हीरो बन सकते हैं, आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप पेट्रियोटिक हैं। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं एक्चुअली, पता है, बहुत छोटी चीज़ें। अपने घर के बाहर कचरा ना फेंकना, कहीं ट्रैफिक में थोड़ी सी गाड़ी अड़ जाए तो उसके लिए 1 घंटे का ट्रैफिक जाम लगा के और लड़ाई झगड़ा करके सॉरी बोलो, आगे बढ़ो यार, कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम्हारा भी 500 रुपये का नुकसान हुआ है, उसका भी 500 रुपये का नुकसान हुआ है। छोटी सी चीज़ें करना कि हल्का सा कोई डोनेशन कर दिया, रादर देन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको फेंकने की जगह उसको रिसाइकिल करने के लिए दे दिया, तो देश का जो म्यूनसिपैलिटी का जो कॉस्ट है वो शायद बेटर डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट की जगह डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाए। आपकी जो पुरानी बुक्स हैं वो किसी इंसान को डोनेट कर दी। बेसिक सिविक सेंस जिसे कहते हैं ना, बेसिक लव फॉर लॉ, वो थोड़ा सा मिसिंग है ना, नहीं? इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा तो मिसिंग है। हर किसी को गैंगस्टर बनना है, हर किसी को कूल बनना है, लॉफुल किसी को नहीं बनना है। लॉफुल होना भी कूल है, देशभक्ति का एक तरीका है। तो बस ना, ये मेरी रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ सब आप साथ लेके जाइएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आप लोगों की ही लाइफ, और चूँकि मैं अपनी लाइफ में माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स करके देखता हूँ ना, तो बड़ा ईजी कर देता है लाइफ। जिस दिन आप लोग और हम लोग और हमारे सारे साथी सिविक सेंस फॉलो करना शुरू कर दिए ना, बेसिक सिविक सेंस, सफाई रखनी है, फालतू की लड़ाई झगड़े नहीं करने, लॉ को प्रमोट करना है और खुद लॉ फॉलो करना है, और इस बात में शेखी नहीं मारनी कि मैंने तो देखो हरजाना नहीं भरा, मेरी फला मंत्री से पहचान है और फला पुलिस वाले से पहचान है, मैं तो ये नहीं करता। बेसिक लॉ फॉलो किया, बेसिक एटिकेट्स फॉलो किए ना, आपको रियलाइज़ होगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। 50% आपका कोलैबोरेशन, 50% एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मतलब गवर्नमेंट सेटअप का कोलैबोरेशन, एंड वी आर ऑन पाथ टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, आरंट वी? तो लेट्स बी पैट्रियोटिक, है ना। सिविक पैट्रियोटिज्म सिर्फ उरी और मूवी देखने में और उन गानों में कि देश के वीर जवानों, वो अपना धर्म निभा रहे हैं बॉर्डर्स पे, हम थोड़ा सा अपना बॉर्डर्स के अंदर सिविक सेंस के टर्म्स में निभाते हैं। मे बी इट विल हेल्प दिस कंट्री। अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपसे बड़ा हूँ तो ट्रीट इट एज अ गाइडेंस, आपकी ही लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज, आई एम सॉरी इफ़ यू फाइंड इट टू फिलोसफिकल। जो आपकी स्ट्रेटेजी वाले क्वेश्चन रहेंगे वो इस ऑफिशियल फंक्शन के बाद भी आई वुड ट्राई टू स्पेंड टाइम हियर, मैं उनको केटर करने की कोशिश करूँगा। एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जो लोग सिविल सर्विसेज में तैयारी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, पढ़िए, ट्रस्ट, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, मज़े लेते जाइए, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा, कब अफसर बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। नॉलेज को लव करिए, कंट्री को लव करिए, एंड 58 रैंक मत लेके आना। एम कर रहे हो तो टॉप 10 का करना, क्योंकि सब डिजर्विंग है उसके। दैट्स, एंड जो भी इसकी तैयारी करता है, आई रियली होप टू सी ऑन द अदर साइड वन डे, एंड वेदर यू एंड अप being a civil servant or whether you end up being a great architect of this nation in any field, I wish you all the best, and thank you so much for listening to me. Thank you so much.